दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप अभी तक हम लोगों ने जो है फिजिक्स में जो है परसेंटेज एरर, मोशन और इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा लाइट चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएचएम के बारे में। तो एसएचएम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा, सरल आवर्त गति को पढ़ने से पहले जो है हमको ये जानना होगा कि ऑसिलेशन क्या होता है, और ऑसिलेशन से पहले भी हमको ये जानना होगा कि पीरियाडिक मोशन क्या होता है, क्योंकि पीरियाडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन का एक पार्ट होता है एसएचएम। ठीक, तो चलिए हम जो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मोशन को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आज के इस टॉपिक के अनुसार, अलग अलग टॉपिक के अनुसार, जैसे मोशन को जो हम आज जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो पहला है जो है नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, और दूसरा जो है वो है पीरियोडिक मोशन। क्या है? पीरियोडिक मोशन। ठीक, मोशन जो है दो तरीके से डिवाइड हो सकता है, एक तो नॉन पीरियोडिक मोशन है और दूसरा जो है नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है आवर्त गति या आवर्ती गति, जो है इसको हम कहते हैं हिंदी में आवर्ती गति। ठीक, इसका मतलब होता है जब कोई पिंड या जब कोई ऑब्जेक्ट एक पथ पर जो है, एक पथ पर, जैसे मान लेते हैं कि ये है, और निश्चित समयांतराल में अपनी जो है एक ही पथ पर वो गति करता रहे, और उसकी समयांतराल जो हो, जो समय लगे वो निश्चित समय लगे, एक ही समय लगे। जैसे मान लेते हैं ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम इस साइड यहाँ पे, और उसके बाद इस साइड यहाँ पे जो है गति करता है, तो ये इसी पथ पर जो है बार बार रिपीट इस तरीके से गति करता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को जो है हम आवर्ती गति, और इसमें जो समय लगे वो हर बार जो है टी सेकंड का ही, हर बार जो है टी सेकंड का, मतलब एक निश्चित समय अंतराल पर निश्चित पथ पर कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट जो है लगातार गति करता रहता है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहते हैं। ठीक, जैसे इसके अलावा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे जो है आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, जैसे इस पर यूनिफॉर्म यूसीएम। अब इस पथ पर, पथ तो एक ही है, ठीक, पथ जो है एक ही है, और इस पथ पर जो है कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट एक मान लेते हैं यहाँ पे है, और वो ऑब्जेक्ट एक टी सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, अगले टी सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, फिर अगले टी सेकंड में जो है एक चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को भी जो है हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मतलब यूसीएम जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, भी जो है पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत आता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल मान लें, तो पीरियोडिक मोशन में जो एक चक्कर में लगाने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड या आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल या टाइम पीरियड कहते हैं, जो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है। जैसे अब हम देखते हैं कि जो है घड़ी है, जो घड़ी है, घड़ी की सुई जो है, घंटे वाली सुई जो है, वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? क्योंकि वो एक चक्कर, वो जो है घड़ी की सुई जो है, वो घड़ी के अंदर एक ही पथ पर, और उसका हर सुई का एक निश्चित समय है कि इतने समय बाद जो है वो अपनी एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। इस तरह से वो भी जो है हमारे आवर्ती गति या जो है पीरियोडिक मोशन के अंतर का एक एग्जाम्पल है। ठीक, तो अगला जो पीरियोडिक, जैसे अब मान लेते हैं जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समयांतराल में जो है लगातार वो चक्कर लगाता रहता है। तो इसका जो आवर्तकाल होगा, पृथ्वी का जो आवर्तकाल होगा सूर्य के हिसाब से, वो कितना होगा? 365 सही, 365 सही 1/4।
दिन, 365 सही 1/4 दिन का होगा। ठीक, तो इसका आवर्तकाल 365 सही 1/4 दिन का। इसी प्रकार घड़ी के घंटे की सुई का जो आवर्तकाल होगा वो 12 घंटे होगा। कितना होगा? 12 घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होगा वो 12 घंटे होगा पीरियाडिक मोशन में। अच्छा, इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पीरियाडिक मोशन को जो है दो प्रकार से, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पीरियाडिक मोशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, और दूसरा है नॉन ऑसिलेशन। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं दोलन। इसमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है पीरियाडिक मोशन और इसमें? जब कोई पिंड एक निश्चित बिंदु माध्य के जो है, जैसे इस पेंडुलम में एक निश्चित माध्य से जो है इधर उधर गति करता रहता है, एक निश्चित माध्य से जो है इधर उधर गति करता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जो है ऑसिलेशन या दोलन गति कहते हैं, या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं ये पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम, इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज जो है यहाँ से है। अब हम इसको जो है खींच करके जो है यहाँ से छोड़ देते हैं। यहाँ से जब हम छोड़ देते हैं तो ये जो है यहाँ तक जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से जो है यहाँ तक मान लेते हैं जाता है, ये इस स्टेज तक जाता है। तो ये क्या करता है? इस पोजीशन से इधर उधर जो है ये जो है इस पोजीशन से इधर उधर ऐसे गति करता रहता है। तो इसकी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यहाँ पे इसकी नेट फोर्स जो लगेगी, नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स इसका यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। नेट फोर्स जो है यहाँ पे 0 होगा। और जैसे ही यहाँ पे जो अब हम इस साइड जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। किस साइड में? इस साइड में, इधर की तरफ जो है इसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। जितनी ही ज़्यादा दूर तक विस्थापन हम करेंगे, खींचेंगे उसको जितनी दूर तक, उसको वहाँ से छोड़ने पर उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और जब मीन पोजीशन पे आएगा, वो मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन कम होते होते जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे मीन पोजीशन, और फिर जब ऊपर की साइड जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा। और जो है फिर यहाँ से जब इस साइड आएगा, यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन वहाँ पे कम होगा। तो इसकी जो कह सकते हैं हम कि जो इसका एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है वो विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विस्थापन के। ठीक, यानी ए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर मान लेते हैं ये विस्थापन जो है वो x होता है, तो x a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी जितना ज़्यादा विस्थापन बढ़ेगा उससे उतना ही जो है उसका एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। इस प्रकार से जो है इसका हम निकाल सकते हैं विस्थापन और वो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीलेशन जो है वो कितने टाइप, ऑक्सीलेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक है SHM और एक है नॉन SHM। ऑक्सीलेशन जो है ये भी 2 टाइप का होता है। एक है SHM और दूसरा जो है नॉन SHM। ठीक, SHM और नॉन SHM में SHM क्या होता है? जब कोई दोलन जो है एक सीधी रेखा में, जैसे इस पेंडुलम को जब हम क्या करें, जब कोई दोलन जो है एक सीधी रेखा में, जैसे जो दोलन हो रहा है, जो ऑसिलेशन हो रहा है एक सरल पथ में जब होता है वो ऑसिलेशन, तो उस प्रकार के ऑसिलेशन को हम जो है SHM कहते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्या सभी SHM ऑसिलेशन होते हैं? तो हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा यस, जो है सभी SHM जो है वो ऑसिलेशन होते हैं। इसके अलावा जो है ये भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि क्या सभी ऑसिलेशन जो है पीरियाडिक मोशन होते हैं? लगभग 99% केसेस में सभी ऑसिलेशन जो है वो पीरियाडिक मोशन के अंदर ही आते हैं। लेकिन कुछ ऑसिलेशन
तो उस ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियाडिक मोशन में नहीं आते हैं। कब नहीं आते हैं? इन केस जब एनर्जी का लॉस हो रहा होता है। जब एनर्जी का लॉस हो रहा होता है तो उसकी डिस्टेंस जो है, उसकी आवर्तकाल जो है वो घटती रहती है, वो जो है धीरे धीरे जो है घटती रहती है या बढ़ती रहती है। जब एनर्जी में चेंज होगा, अगर उसकी एनर्जी इक्विलिब्रियम अवस्था में बनी हुई है, एनर्जी ऊर्जा जो है उसकी जो है इक्विलिब्रियम इस अवस्था में बनी हुई है ऑसिलेशन की, तो वो ऑसिलेशन जो है किसमें जाएगा? वो ऑसिलेशन जो है पीरियाडिक मोशन में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको देख सकते हैं। जब कोई ऑसिलेशन एक सीधी रेखा में, मतलब एक सिंपल सरल पथ में हो, जैसे हम मान लेते हैं एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को जो है हम यहाँ से खींच करके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग यहाँ तक है और हम इसको जब खींचते हैं, जो है ये स्प्रिंग है, इसको हम ऐसे खींच करके यहाँ से छोड़ देते हैं। फिर ये स्प्रिंग यहाँ तक आएगी, फिर उसके बाद इधर जाएगी। ठीक, तो ये क्या करेगी? ये जो है ये इसका मीन पोजीशन मान लेते हैं हो गया, तो ये क्या करेगी? इस साइड और इस साइड जो है इधर उधर एक सरल रेखा में गति करती रहती है। तो इस प्रकार के मोशन को जो है, इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पोजीशन को हम, इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। अब हम इसमें कुछ टर्म्स हैं उसको हम देख लेते हैं कि जो टर्म्स हैं वो उसको हम कैसे निकालें। और चीज इसको देखते हैं, तो जो टर्म्स हैं, जैसे पहली टर्म्स है हमारी जो है वो आयाम क्या होती है? तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी आवर्त गति का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक, जैसे आयाम को अगर हम देखें तो आयाम क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पिंड है, कोई भी, अगर हम टाइम और विस्थापन के बीच में ग्राफ बनाएं, टाइम एंड विस्थापन के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इधर मान लेते हैं विस्थापन x है और इधर मान लेते हैं टाइम सेकंड में जो है इधर है। ठीक, यहां से कोई ऑब्जेक्ट जो है इधर जाता है, तो इस 1 सेकंड में, या इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो एक मीन पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये इस तरीके से, और वो ऑब्जेक्ट यहां से ये इस तरीके से कुछ मोशन कर रहा है। ठीक, इस तरीके से, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा, जहां पे ये पोजीशन जो होगा, जो मैक्सिमम विस्थापन होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और जो एक राउंड लगाने में, मतलब यहां से लेकर के जो है और यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। जितना एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आवर्त काल या टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, अब जो है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी और आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है। कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट या कोई जो दोलन करने वाला आवर्त गति जो है, आवर्त गति में पीरियाडिक मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा रहा होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर हम लिखना चाहें तो f = 1/t होता है। ठीक, 1/t होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो है फ्रीक्वेंसी को हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अलावा इसमें एक टर्म और होता है जो होता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या होता है? वाइब्रेशन जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, तो उसको हम, जिस ऑसिलेशन की जो है फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, उसको हम जो है वाइब्रेशन
का टर्म या वाइब्रेशन जो है यूज करते हैं। जैसे हम गिटार की तार को जब छोड़ते हैं तो उसके बीच में बहुत तेजी से जो है कंपन होने लगता है गिटार के तार में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है या फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसको हम जो है वाइब्रेशन कहते हैं। आगे के क्लासेस में जो है हम लोग देखेंगे कि इसके फार्मूले को देखेंगे SHM के, और जो है इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं उनको सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।